हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक। जरा गौर कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है पूरी की पूरी, इसमें प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। एक तो होते हैं कि बाहरी रूप से अर्थात परेशान करने वाले या फायदा पहुंचाने वाले बाहरी कारक, और एक होते हैं आपकी आंतरिक कारक। क्या होते हैं? आंतरिक कारक। मतलब क्या? कारक दो हो गए, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाहरी कारक। अब जरा देखिए कि हम बात करेंगे अगर बाहरी कारक की या बात करेंगे हम आंतरिक कारक की, तो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती कैसे? जरा सोचिए, कुछ केस है जिनको सोचिए तो ऑटोमेटिकली आपको इन क्वेश्चंस का आंसर समझ में आने लगेगा। क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया टर्च जला दे तो क्या टर्च के रोशनी में हो जाएगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आग जला दे पौधे के पास में तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्या तेज धूप रहे, पूरी चिलचिलाती धूप रहे, तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी? तो नहीं भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर पेड़ पौधे मुरझाते ही क्यों? अगर बिल्कुल एकदम पूरी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो क्या पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं है आपको पॉसिबल। मतलब क्या कि उनका ताप के कारण प्रभाव पड़ता है। अगर पौधे को पानी न दे, क्या बिना पानी के पेड़ पौधे अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे? तो नहीं भाई, बिना पानी के तो एक दिन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना खनिज लवण, जितना भी आयन पौधों को प्राप्त होते हैं, सभी के सभी उस जल के अंदर ही घुल कर तो आते हैं। और जब वही अवेलेबल नहीं है तो बताइए कि पेड़ पौधे जीवित कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। मतलब ये कंफर्म हो गया कि पौधे को जल की आवश्यकता भी पड़ेगी। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो पौधे को प्रभावित करते हैं। एक एक करके इनके बाहरी और आंतरिक दोनों कारकों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बाहरी कारक को। ठीक है, और बाहरी कारक में जो सबसे पहला हम लोग जानेंगे वह जानेंगे ताप के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ताप के बारे में। ताप का मतलब क्या होता है? तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसे? टेम्परेचर, राइट। अब इस टेम्परेचर की बात करें तो मालूम हमें यह करना है कि पौधा किस ताप पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करेगा। किस ताप पर सर्वाधिक सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी। अब बात यह आती है कि किस ताप पर। ताप की बात करते हैं तो ताप के साथ एक और आपको ध्यान रखना है कि इसकी तीव्रता, अर्थात कि प्रकाश की तीव्रता भी एक प्रकार का क्या है, इसका बिंदु है। प्रकाश की तीव्रता अब डिपेंड ये करती है कि मान लीजिए कि ताप अधिक मिले, ताप हमें अधिक प्राप्त हो रहा है, तो क्या उसकी प्रकाश की तीव्रता कम होगी या अधिक? कम या अधिक? तो सीधा हम कह सकते हैं कि अधिक होगी। जितनी प्रकाश की तीव्रता अधिक, उतना ज्यादा ताप हमें प्राप्त होगा। अब बात यह कहता है कि आखिर किस ताप पर, किस तीव्रता पर पौधे को प्रकाश दिया जाए जिनसे भोजन, अर्थात कि किचन के अंदर भोजन तैयार होने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो भाई इसके अंदर टेम्परेचर कितना चाहिए, कितना ज्यादा तापमान चाहिए? तो क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर की बात कीजिएगा तो 35 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर से अगर अधिक कर दिया जाए
तो पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? स्लो हो जाएगी। मतलब हम क्या कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो हो जाती है। लेकिन क्या करेंगे हम कि जब 20 डिग्री सेल्सियस है और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान करते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो गई। तो भाई अब ये क्या हो रहा है कि 20 से 30 बढ़ाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो गई, यहां पर 35 से ऊपर बढ़ाए तो स्लो हो गई। तो दरअसल क्या होता है कि 35 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका मैक्स पॉइंट है, मतलब क्या? मैक्सिमम पॉइंट है। इससे ज्यादा यह पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इलेक्ट्रॉन जो होगी, जो आपकी ग्रहण में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना फास्ट मूवमेंट हो जाएगा कि फिर उसको बैलेंस करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ज्यादा आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। और जब इम्बैलेंस ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इम्बैलेंस जब ज्यादा होगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संतुलित तरीके से नहीं होने वाली है। तो बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संतुलित कब होगी? तो कहता है कि भाई 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही हो जाएगी। फिर किसी ने कहा कि भाई हम एक ही बार में 4 डिग्री सेल्सियस कर दे तब, तो कहता है नहीं, इस समय भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अगर 3 कर दे तब तो भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, अर्थात कि लगभग लगभग 9 के बराबर होगी। लेकिन जैसे आप 5 से ऊपर जाएंगे, 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो बहुत फास्ट होगा, जल्दी से हो जाएगा। मतलब क्या कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर हो, अगर ताप का मान 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे तो यह ताप क्या हो जाएगा आपका? यह 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे तो यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने का सबसे आदर्श तापमान है। मतलब बिल्कुल परफेक्टली कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। क्लियर है आप लोग को? जब ये क्लियर हो गया कि ये टेम्परेचर का अगर वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री रहेगा तो आपका क्या होगा? तापमान सही तरीके से काम करेगा और तापमान जिसके अनुरूप रहेगा उसी के अनुरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने वाली है। तो पहला कारक ताप हो गया। दूसरे कारक की अगर बात करें हम लोग तो दूसरा कारक हमारा क्या आ जाएगा? देखिए, तो दूसरा कारक जानने से पहले ताप की एक और बात जान लेनी जरूरी है कि देखिए, एक और बात जाननी है आपको कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर की वृद्धि की जाती है, ठीक है, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस अगर वृद्धि की जाती है तो इसके दो केसेस है। एक क्या है कि आपका यह जब घटना 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और यह है जब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की स्पीड जो होगी, प्रकाश संश्लेषण की स्पीड क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की स्पीड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है? और क्या, लेकिन अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं, अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इनमें वृद्धि जो होगी मात्र कितना का होगी? 10% की वृद्धि होगी। तो इसमें दोगुनी होने का मतलब क्या हो गया कि यह 50% वृद्धि करेगा। कितना परसेंट वृद्धि करेगा? 50%। और यह कितना वृद्धि कर रहा है? मात्र 10%, केवल 10% वृद्धि करेगा। मतलब क्या? प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के अनुसार ये दो तरीके हैं
इन दोनों तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हुई या स्लो हुई। इनके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? अगर पहला पॉइंट क्लियर है तो हम लोग जानेंगे दूसरे पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? तो दूसरा पॉइंट, जब ताप हो गया तो पौधे को क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। जब ताप मिला तो प्रकाश चाहिए। बताइए, बिना प्रकाश के पौधे के अंदर जल का अपघटन होगा क्या? क्या जल टूटेगा? क्या कहता है कि बिना प्रकाश के, बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। बिना प्रकाश का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बात आती है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी चाहिए, कितना तेज प्रकाश होगा, कौन सा कलर ज्यादा चाहिए जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी फास्ट होगी। तो मैंने बताया था वर्णक में कि आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसके अंदर मुख्य रूप से दो क्लोरोफिल कार्य करते हैं। कितने क्लोरोफिल कार्य करते हैं? दो प्रकार के, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लियर है? अब ये क्लोरोफिल ए और बी यह अलग अलग प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बताया था कि प्रकाश के अंदर आपके वर्णक क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। ग्रेना के पास क्या पाए जाते हैं? वर्णक क्षेत्र। तो वर्णक क्षेत्र प्रथम होते थे और वर्णक क्षेत्र सेकेंड होते थे, दो थे। और वर्णक क्षेत्र फर्स्ट के अंदर क्या मिलता था हमें? लघु और दीर्घ तरंगे दोनों, लघु भी और दीर्घ तरंगे भी, दोनों प्रकार की तरंगे। लेकिन वर्णक क्षेत्र सेकेंड के अंदर हमें सिर्फ एक ही देखने को मिलती थी। कौन सी तरंगे? तो सिर्फ लघु तरंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था वर्णक क्षेत्र में। तो यही कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तीव्रता चाहिए, और तीव्रता के लिए तरंग जो होनी चाहिए, किस प्रकार की तरंग होनी चाहिए? तो क्या कहता है ये कि 0.5 डिग्री, 0.5 से लेकर 3.5% तक प्रकाश की तीव्रता होनी चाहिए। 0.5% से लेकर 3.5% तक प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की तीव्रता होनी चाहिए। अगर परसेंटेज उससे अगर कम होता है तो समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर 0.5 भी रहती है तो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? स्लो होगी, उतना फास्ट नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नॉर्मल जब होगी जब 1.5 से ज्यादा आपकी इनकी प्रतिशत मात्रा अवेलेबल हो। क्लियर है आप लोग को? तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपकी बिना प्रकाश का यह क्रिया संभव नहीं है, अर्थात कि दूसरा घटक हो गया। अब तीसरा क्या है इसका? ठीक है, तीसरा जानने से पहले प्रकाश के संश्लेषण की एक और बात समझ लेंगे कि प्रकाश जो हमें प्राप्त होती है, यानी पौधों को प्रकाश प्राप्त होती है, इस प्रकाश के भी सब आपके क्या है? ब्रांचेज है। तो इस प्रकाश के अंदर क्या क्या मिलेगा जरा देखिए। प्रकाश के अंदर 3 और सब ब्रांच इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। पहला क्या मिलेगा? प्रकाश की तीव्रता। दूसरा नंबर प्रकाश का समय, कि कितना देर तक पड़ा, प्रकाश का समय। और तीसरा क्या हो गया? प्रकाश की तीव्रता हो गया। और प्रकाश की समय, इसी को हम कहते हैं अवधि, यानी कितने देर तक यह प्रकाश पड़ी है। ठीक है, एक नंबर प्रकाश की तीव्रता, दूसरा नंबर प्रकाश का समय या अवधि। अगर तीसरे की बात कीजिएगा तो तीसरा इसमें कौन से कारक आ जाते हैं? तो प्रकाश के रासायनिक गुण, अर्थात कि प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण क्या है आपका? तो प्रकाश का गुण कहां से उत्पन्न होती है? तो ये नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन किनके किनके बीच में? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। और इनके बाद बनाती क्या है? हीलियम। तो ये प्रकाश का गुण हो गया, मतलब हाइड्रोजन के गुण,
हीलियम के गुण, ये सभी गुण आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के क्या हो गए, ये आपके प्रकाश संश्लेषण के गुण हो गए प्रकाश के। प्रकाश की अवधि कि यह जो प्रकाश पड़ेगी, यह प्रकाश कितने समय तक जरूरत है, पौधे को कितने समय की जरूरत है, क्या यह कंटिन्यू 24 घंटा चाहिए, नहीं चाहिए। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की कितने समय की जरूरत है, ये हमें जानना जरूरी है, अर्थात कि इस पे डिपेंड करेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि कितने समय के लिए हमें प्रकाश संश्लेषण कराना है, तो उतने देर तक प्रकाश की अवेलेबल हो। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रकाश की तीव्रता। अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो, प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, तो यह क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो हो जाएगी। क्रिया कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर इसमें सामान्य रूप से रहेगा, अगर यह सामान्य रूप से रहेगा, तो सामान्य रूप से रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फास्ट मोड में होगी, बिल्कुल हाई फाई होगी, बिल्कुल बिना रुके टुके होगी। क्लियर है आप लोग को। मतलब क्या कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश का गुण, यह प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण में यह प्रकाश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। क्लियर है आप लोग को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दो तो जान लिए, अब जानते हैं तीसरे स्टेज की। तीसरे स्टेज में हम बात करने वाले हैं किसकी, तो CO2 की। किसकी बात करेंगे, CO2 की। समझिए कि CO2 अगर नहीं हो तो यह अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे मिलकर कभी भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि ग्लूकोज आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अलग अलग रूप में फायदा पहुंचाता है। ठीक है, ये तीसरा बात किसकी कर रहे हैं, CO2 की। तो CO2 क्या करता है, विभिन्न रूप में फायदा पहुंचाता है, विभिन्न रूप में पौधों के विकास में मदद करता है, पौधों के भोजन बनाने में मदद करता है, भोजन में मदद करता है। ठीक है, तो विभिन्न रूप में पौधों के भोजन के रूप में मदद करेगा। कौन करेगा भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल होगा, ये टूटेगा तो अभी जाके क्या बनेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड जल टूटेगा तब जाके यहाँ पे आपका ग्लूकोज बनके तैयार होगा, और यही ग्लूकोज जो होगा यह पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया कि भोजन के लिए जरूरी हो गया चीजें। अब इसके बाद अगर बात करेंगे आप, तो यह आपका CO2 के बाद और कौन से जरूरी चीजें हैं, आपकी जरूरी है जल। तो चौथा आपका जरूरी हो जाता है जल। ठीक है, तो जल की उपलब्धता पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई, अत्यंत। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। किसके बिना, तो जल के बिना। जल का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं। क्लियर है आप लोग को। तो यह अत्यंत आवश्यक है, क्यों, क्योंकि यह जल जो होता है यही मेन टूटता है और हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन का आयन देता है, और यही हाइड्रोजन का जो आयन होगा, यही आयन जो होता है आगे की क्रिया में मदद करता है। क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी कक्षा से रनिंग करके बाहर निकलते हैं, फोटोन का सिद्धांत काम करता है, और फोटोन के सिद्धांत काम करने के आधार पर क्या होती है कि ये पूरी की पूरी क्रिया इसमें लगाई जाती है। क्लियर है। तो ये चार फेजेज हमारे क्या हो गए बाहरी कारक में। अगर हम बात करें इसी में आंतरिक कारक की, किसकी बात करेंगे, आंतरिक कारक की। तो आंतरिक कारक का मतलब क्या होता है कि अंदर के आपके कारक जो इसको बेनिफिट पहुंचाए आंतरिक कारक में। तो देखिए आंतरिक कारक के कौन कौन स्टेज है, तो देखिए इसमें मेन है सीमा कारक का सिद्धांत। कौन सा आपका, सीमा कारक का सिद्धांत, सीमा कारक का सिद्धांत। अब सीमा कारक का सिद्धांत का मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंदर क्या हो गया, सीमा कारक का मतलब कि इसमें कम प्रभाविकता वाले, कम प्रभाविकता वाले पौधे के पोषक तत्वों की बात की जाती है, पौधे की पोषक तत्वों की बात करता है। क्लियर है।
अब क्या करता है कि इसमें आंतरिक कारक में मतलब अंदर क्या अवेलेबल है, उसके अंदर सूक्ष्म मात्रिक क्या अवेलेबल है, बृहत मात्रिक क्या अवेलेबल है, यह इनकी मात्रा पे डिपेंड करेगा। और जैसी उनकी मात्रा होगी उनके आधार उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आंतरिक और बाह्य कारक कौन कौन से जरूरी है। कल हम लोग जानेंगे C2 चक्र के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।